वेलकम टू स्वाति लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ प्रश्नों को जो कि 1 फरवरी 2023 को पेपर 1 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 15 तक कंप्लीट किया था और आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 से देखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार एडीएचडी का प्रारूपिक लक्षण है? ऑप्शन फर्स्ट है लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, सेकंड है धीमा क्रियाशीलता स्तर, थर्ड है आवेगशीलता और फोर्थ है कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। देखिए, अति क्रियाशीलता विकार में बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, उसमें आवेगशीलता का गुण होता है, इसलिए इसका प्रारूपिक लक्षण क्या हो जाएगा? आवेगशीलता। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम अशक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, सेकंड है अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं, थर्ड है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, फोर्थ है अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होता है। कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता, सब में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। साथ ही मानकीकृत परीक्षण को हम सही नहीं मानते और जो शिक्षा शास्त्र है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि अध्यापक केंद्रित, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। अधिगम अशक्तता में न्यूरॉन सेल जो होता है उसका, साथ ही वातावरणीय कारकों के द्वारा, दोनों के द्वारा ही ये प्रभावित होते हैं, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? ऑप्शन फर्स्ट है दृश्य गतिज, सेकंड है व्याख्यान, थर्ड है क्रिया आधारित, फोर्थ है बहुसंवेदी। अब देखिए, बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? सुनने में हो रहा है, सुनने में कठिनाई हो रही है। अब जिस व्यक्ति को सुनाई न दे रहा हो उसके सामने हम खूब लंबा चौड़ा भाषण बोलते रहे, क्या फायदा है? उसके लिए प्रभावशाली होगा? नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा। व्याख्यान विधि उसके लिए प्रभावशाली नहीं होगा। और अगर वस्तुओं को हम दिखाएं, दृश्य गतिज और क्रिया आधारित अगर अधिगम होगा तो उसके लिए प्रभावशाली होगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, सेकंड है मानकीकृत पाठचर्या को लागू करना, थर्ड है विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, फोर्थ है पाठचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना। लचीलापन यानी पाठ्यक्रम जो होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्हें गतिविधियां के द्वारा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे को स्वतंत्र कार्य करने की भी अनुमति होनी चाहिए। मानकीकृत पाठचर्या को हम लोग सही नहीं मानते, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव था, नेगेटिव पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20 है, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, सेकंड है कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, थर्ड है उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना, और फोर्थ है उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। अब इसके लिए क्या प्रभावी होगा? स्वलीनता में बच्चा जो है ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करता है, इसलिए यह तो गलत ही हो जाएगा, वो स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। साथ ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना होता है, विशिष्ट संकाय में उन्हें नहीं भेजा जाना चाहिए, और साथ ही साथ उन्हें विभिन्नताएं यानी एक गतिविधि से दूसरे गतिविधि में जाने में समय लगता है स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों को, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। जो भी हम उन्हें सिखाने के लिए जो भी अप्रोच का प्रयोग कर रहे हैं उसमें निरंतरता ही उनके लिए प्रभावी होगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, सेकंड है अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, थर्ड है व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, और फोर्थ है असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। अब देखिए, चीजों को कंठस्थ करना हम लोग सही नहीं मानते हैं, और साथ ही निष्क्रिय नकल अगर कर रहे हैं तो बच्चा सीख कर रहा है, वो तो केवल नकल कर रहा है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता के द्वारा ही बच्चा एक्टिव होकर सीखता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो ऑप्शन फर्स्ट है उनके जीवन से संबंधित होती है, सेकंड है प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, थर्ड है असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, फोर्थ है उदाहरण का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। अगर आप सिखाने में अधिगम के लिए अधिक उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। और क्योंकि पूछा जाता है कि भूलने का कारण क्या है, क्यों भूल जाता है, प्रासंगिक संदर्भ जो उसके लिए उपयोगी है अगर उसमें बताया जाए तो वह नहीं भूलेगा। साथ ही अगर कोई ऐसा तरीका है, ऐसे अधिगम के तरीके का आप प्रयोग कर रहे हैं जो उसके जीवन से संबंधित होती है, तब भी वह नहीं बोलता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अगर आप चीजों को असंबंधित यानी जुड़े हुए नहीं बल्कि अलग थलग जैसे तैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, आपने पढ़ाया कुछ और, एग्जाम्पल कुछ और दिए जा रहे हैं, तब बच्चे को वो जानकारी जो आपने उसे प्रदान की वह भूल जाता है जल्दी से। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, सेकंड है इसका सूत्र क्या है, थर्ड है भारत को आजादी कब मिली थी, फोर्थ है अगला लीप वर्ष कब होगा। यहाँ पर बात की जा रही है प्रक्रियात्मक ज्ञान की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत को आजादी कब मिली थी, इसमें कौन सी प्रक्रिया है? कुछ भी प्रक्रिया नहीं है, आप केवल डेट बताओगे, ये तो नहीं बताओगे कि प्रक्रिया हमने क्या किया। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, तो यह एक पूरा प्रक्रिया है, बच्चा उसका प्रत्येक स्टेप के बारे में बताएगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, सेकंड है संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, थर्ड है विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, और फोर्थ है विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। विषय वस्तु जो भी है आप पढ़ा रहे हैं उसे सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जाना चाहिए बल्कि मिलाकर पढ़ाना चाहिए। संप्रत्यय मानचित्रण जो होता है बच्चे के सीखने के लिए अच्छा है, इसे हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना है, और साथ ही बच्चों में प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन फोर्थ ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट है दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरी जानकारी जोड़ देंगे, सेकंड है उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे, थर्ड है उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे, और फोर्थ है उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो गैर जरूरी जानकारी है उसे भी जोड़ देना है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और परंपरागत तरीके का यानी एक ही तरीके से आप उसको सॉल्व करो, ऐसा आपको बच्चों को नहीं कहना है, यह भी गलत होगा। और निष्क्रिय नकल करके क्या फायदा होगा? अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन आपने दिया है बच्चों को और अगर उन्हें नहीं आ रहा है तो उन्हें हम बताएंगे, ये नहीं करेंगे कि उन्हें बोल देंगे कि तुम दूसरे की कॉपी से देखकर उतार लो, ऐसा नहीं है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा, बच्चे को स्वयं चिंतन करने के लिए कहेंगे कि उन्होंने जो उससे पहले वाले प्रश्न को सॉल्व किया था उसका तरीका क्या था, उस पर चिंतन कीजिए और उसकी मदद से वो बच्चा आगे भी सीख जाएगा। और अगर नहीं फिर भी नहीं समझ पाता है तो आप उसे खुद से बताएंगे। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। कारण, भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत या महत्वपूर्ण है, सही विकल्प चुनें। तो देखिए कक्षा का माहौल ऐसा ही होना चाहिए जहां विद्यार्थी खुलकर बात कर सके और वो कहाँ गलती करता है, भ्रांति करता है, कहाँ उसने त्रुटियां की, वो उस पर बात कर सके, उसे बता सके। क्योंकि जो हम गलतियां करते हैं, गलतियों के द्वारा ही हम बनते हैं, गलतियों के द्वारा ही हम लोग सीखते हैं कि किसी भी चीज को सही कैसे करना है, सही तरीका क्या होगा। एक ही बार में आज तक किसी ने कुछ भी नहीं सीखा है, इसलिए दोनों के दोनों ही सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डैश के भाव को महसूस करें। ऑप्शन फर्स्ट है निराशा, सेकंड है शर्म, थर्ड है खुशी, फोर्थ है कुंठा। अब वो क्या महसूस करेंगे कि बच्चे खुद से सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित यानी मोटिवेट होंगे। तो देखिए जब बच्चे खुश होंगे तब वे ज्यादा अच्छे से सीखना चाहेंगे, और ऐसा नहीं अगर निराश रहेंगे तो सीखना चाहेंगे बिल्कुल भी नहीं। उनमें शर्म की भावना हो, कुंठा हो, तब वो सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होंगे बल्कि उनके अंदर खुशी होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है महारत अभिमुखी, सेकंड है प्रदर्शन अभिमुखी, थर्ड है कार्य परिहारी, फोर्थ है प्रतिस्पर्धा निर्देशित। देखिए, बच्चों को कभी भी प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं बल्कि सहयोग के लिए प्रेरित करना है। प्रतिस्पर्धा अच्छा नहीं होता। प्रदर्शन में क्या है, बच्चा तुलना करना सीखेगा कि हमने किसकी तुलना में कैसा करना है, क्या करना है, तो ये सभी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है महारत अभिमुखी, यानी महारत के लिए किसी भी विषय को इसलिए पढ़ना है, जानने के लिए पढ़ना है, उसके पूर्ण ज्ञान के लिए पढ़ना है, इस प्रकार से बोलकर उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है कुपोषण, सेकंड है विद्यार्थियों में सहभागिता, थर्ड है दंड और फोर्थ है अभिसंज्ञान। देखिए, इसमें कहा जा रहा है अधिगम को सकारात्मक रूप से, यानी जिसका अधिगम पर अच्छा प्रभाव पड़े। यानी यहाँ पर तो जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इन सबों का प्रभाव पड़ेगा अधिगम पर, लेकिन उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका सकारात्मक यानी अच्छा प्रभाव पड़े अधिगम पर? तो देखिए, जब विद्यार्थी एक दूसरे से सहयोग करके सीखेंगे, सहभागिता के साथ सीखेंगे, तो उनके अधिगम के लिए अच्छा होगा। अभिसंज्ञान का मतलब होता है मेटाकॉग्निशन, तो यानी कि किस प्रकार से हमने किसी भी चीज को सीखा और उसकी प्रक्रिया पर चिंतन करना ही मेटाकॉग्निशन कहलाता है। इसलिए 2 और 4 सही होगा, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30 है, विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है सक्रिय, सेकंड है निष्क्रिय, थर्ड है अधीन और फोर्थ है नगण्य। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ज्ञान की सृजन प्रक्रिया में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, एक्टिव होकर वो सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि 1 फरवरी 2023 को पूछे गए थे, और इनमें से अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।